नमस्कार दोस्तों, यह किस्सा जिन बुजुर्ग ने सुनाया उनकी 2009 में 70 साल की उम्र में मौत हो गई। यह एक सच्चा किस्सा है। आप यह किस्सा उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा जन्म 1939 में भारत की रियासत जूनागढ़ में हुआ था। जूनागढ़ जिसे पहले तो पाकिस्तान में शामिल किया गया, मगर किसी कारणवश हम कराची की एक बस्ती में आकर बस गए। मेरे बाबा भटियारे का काम करते थे, यानी खाना पकाने का। मैं अपने बाबा को यूं ब्याह शादियों में खाना पकाते देखता आ रहा था, जिसके कारण 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मैं एक माहिर खाना बनाने वाला भटियारा बन चुका था। लोग हमें शादियों में खाना बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि मौत पर भी खाना बनाने के लिए बुलाते थे। हम बाप बेटे खूब मन लगाकर खाना बनाते। कभी काम ज्यादा भी मिल जाता और कभी काम कम भी मिल जाता। अगर कभी कभी काम ज्यादा मिलता, बाप बेटा एक जगह जाने की बजाय बुलाए गए अलग अलग स्थानों पर जाकर खाना बनाते, ताकि अच्छी कमाई हो सके। खाना पकाने के लिए हमें कई बार वक्त बेवक्त आना जाना भी पड़ता था। मेरे बाबा के काम की दूर दूर तक धूम मची थी और फिर तो मेरे काम से भी लोग खूब खुश रहने लगे। यह एक सर्दियों की रात का वाकया है। मैं और मेरे बाबा एक शादी में खाना पकाने चले। संयोगवश कहें या कुछ और, उस दिन काम ज्यादा नहीं था। वहीं जाकर पता चला आज तो कम लोगों का ही खाना बनाना है। घर में मेरी माँ और मेरी बहन थी। रात का खाना बनाना था तो हम बाप बेटे सांझ डले ही उस इलाके की तरफ चल पड़े। हमने जहाँ खाना बनाने जाना था उधर रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था, जहाँ टूटी फूटी कब्रें थी। अब वहाँ मुर्दे दफनाने लोग नहीं आते थे। बहुत सालों पहले वहाँ एक बस्ती थी जिसका अब कोई नामो निशान नहीं था। हम बाप बेटों ने शादी वाले घर में 50-60 लोगों के लिए खाना बनाना था। समय पर पहुंचकर हम खाना बनाने लगे। खाना पक भी गया और मेहमानों को परोस भी दिया गया। मैंने और बाबा ने भी वहीं खाना खाया, मगर फिर हमने वहां से अपने घर जाने की अनुमति चाही तो मेजबान ने कहा कि हमारे कुछ मेहमान पंजाब से आ रहे हैं, सुबह उनके खाने का प्रबंध भी जल्दी करना होगा। अगर आज रात आप यहाँ रुक जाए तो सुबह का खाना आपके जिम्मे हो जाए। मेरे बाबा कहने लगे, यह तो आपको पहले बताना चाहिए था। हमारा घर यहाँ से दूर है, जहाँ ज्यादा घर भी नहीं। घर में मेरी पत्नी और जवान बेटी है। शाम को जाना जरूरी होगा। हम सुबह फिर आ जाएंगे। मगर मेजबान बाबा को वहीं रुकने की ज्यादा ही मिन्नत करने लगा, तो मेरे बाबा ने मुझे घर भेजने का फैसला कर लिया और खुद वहीं रुक गए। रात का अंधेरा बढ़ रहा था, फिर भी ना चाहते हुए मेरे बाबा ने मुझे अकेला घर भेज दिया, ये कहकर कि बेटा बड़े ध्यान से जाना है। मैं बहादुर था और ऊपर से जवान खून। मैंने अपने पिता को तसल्ली दी और घर को रवाना हुआ। रात का अंधेरा था। मैंने अपने कंधे पर बड़ा सा करछा उठा रखा था। करछा उस बड़ी सी डोई नुमा चम्मच को कहते हैं जो देगों में खाना पकाते समय घुमाया जाता है। मैं अपने धूम में चल रहा था। चलते चलते जब मैं उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तभी मैं ठिठक कर रुक गया। हंसने की आवाज पेड़ों के झुंड से आ रही थी। हंसी सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर भी महसूस होने लगा। सोचने लगा, ये किसकी आवाज है? साफ पता चल रहा था कि ये लड़की के हंसने की आवाज थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि ये कौन हो सकती है, तो फिर अचानक दाएं तरफ से पेड़ों के झुंड से एक साया निकलता हुआ नजर आया। मैं एकदम से डर गया कि ये कौन है। साया तेज तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं जमकर खड़ा हो गया। जब वह मेरे पास आया तो मैंने उसे देखा कि वह एक डरावनी सूरत का आदमी था। अजीब सा उसका हुलिया था। फिर वह आदमी मुझे कहने लगा, कौन हो भाई और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते डरते कहा, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। मगर आप कौन हैं? उसने मेरे सवाल को अनसुना करते हुए मेरे कंधे पर करछा देखकर पूछा, आप काम क्या करते हैं? मैंने जवाब दिया, मैं एक लांगरी हूँ। तब वह बोला, ओह अच्छा, मतलब खाना बनाने वाले हो।
मैंने कहा, जी हाँ, हम पुश्तैनी नाई हैं, खाना पकाने का काम करते हैं। फिर वह आदमी अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, बहुत ही सही मौके पर मिले हो। चलो, हमारे भी एक छोटा सा कार्यक्रम है, हमारे बेटे की सगाई है, खाना तैयार कर दो, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। फिर मैंने कहा, कैसी शादी भाई? मुझे तो यहाँ कोई शादी नजर नहीं आ रही। वैसे भी मुझे आज घर जल्दी पहुँचना है, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मैं चलने लगा तो फिर अचानक मेरे सामने एक सुंदर सी औरत आ गई। वह इतनी सुंदर थी कि एक लम्हे तो मेरी आंखें उस पर से हटी ही नहीं। मैं हैरान परेशान था, क्योंकि कुछ क्षण पहले तो यहाँ सन्नाटा छाया था। फिर ये इतनी सुंदर औरत कहाँ से आ गई? फिर उस औरत ने बड़े ही प्यार से कहा, देखो, आप हमारी बात मान जाओ। यदि आप खाना पकाने का काम न करोगे तो हमारी दावत फीकी पड़ जाएगी। हम आपको दुगनी मजूरी देंगे, बस 30-35 लोगों का खाना ही बनाना है। हम वादा करते हैं, हम आपको आपके घर तक छोड़कर भी आएंगे। जब वह औरत यह कह रही थी तो वह आदमी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। वह कह रहा था कि अरे दुलारी, ये भी इससे कह चुका हूँ कि ये मांगेगा हम उतना देंगे। परेशानी ये है कि इस समय भटियारा लेने शहर जाना पड़ेगा। चलो, शायद तुम्हारी बात मान ले। वह औरत बड़े ही अपनेपन से कहने लगी, मानेगा कैसे नहीं, मेरी बात तो जरूर मानेगा। औरत ने जिस अंदाज और प्यार के लहजे में कहा तो मेरा भी दिल मचल उठा। फिर उस औरत ने 2 बार और विनती की तो मैं मजबूर हो गया। वैसे भी मैं ना चाहते हुए उनकी बातें मानकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। औरत ने पाँव में जो झांझर पहनी थी, चलने से उस सन्नाटे में झांझर की आवाज बड़ी अजीब लग रही थी। डर तो काफी कम हो गया था, मगर एक बात मेरे दिल को धड़काए जा रही थी। औरत तो इतनी खूबसूरत थी, मगर वह आदमी इतना काला भजंग। खैर, मैं सर झटक कर उनके पीछे पीछे चलता रहा। वे दोनों लंबे लंबे डंग भरते रहे, इसलिए मुझे उनके साथ कदम मिलाने के लिए बहुत तेज चलना पड़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद एक बड़े से मैदान में बहुत से लोग इकट्ठे नजर आए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतने वीराने में इतने लोग कहाँ से आ गए। वे सब अजीबो गरीब कपड़े पहने थे। फिर वे दोनों मुझे लेकर एक आग के अलाव के पास पहुँचे, जिसके पास ही कुछ बर्तन और खाने पीने का सामान भी रखा था। कुछ अजीब शक्लों वाले लोग इधर उधर आ जा रहे थे। उस औरत ने कुछ लोगों से न जाने क्या कहा तो वे लोग मुझे सामान उठा उठा कर देने लगे। फिर मुझे खाना बनाने का इशारा कर दिया। मैंने भी बर्तन उठाकर अपना काम शुरू कर दिया। आग जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ी तो मैंने उनसे माचिस मांगी। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और उसने अपनी टांग चूल्हे के अंदर रख दी। फिर अचानक अपना हाथ उस टांग पर दे मारा तो उसकी टांग में आग भड़क उठी और टांग लकड़ी की तरह धूं धूं करके जलने लगी। मैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह बोला, लो भाई, अब आप खाना पकाना शुरू कर दो। मेरे तो होश जाते रहे थे। वह आदमी इतने सुकून से बैठा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। फिर वही औरत आगे बढ़ी और कहने लगी, तुम डरो मत, बस खाना बनाते रहो। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मरता क्या न करता। मैं समझ तो चुका था कि किसी समस्या में फंस चुका हूँ। फिर भी मैं ना चाहते हुए खाना तैयार करने लगा। मैं काफी मेहनत से काम करता रहा। सब तरह का सामान भी वहाँ मौजूद था। लगभग 2-2.5 घंटे बाद खाना पककर तैयार हो गया। इसी दौरान वे सभी लोग मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं दिल में हैरान और डरा हुआ भी था। हैरान तो इसलिए था कि वहाँ कोई आबादी नहीं थी और समझ में ये बात भी नहीं आई कि इस शादी के लिए इन्होंने इस वीराने जगह को ही क्यों चुना। पूरा खाना पका तब तक उस आदमी की टांग धड़ाधड़ जलती रही। मेरे दिल को ये बातें भी परेशान कर रही थी कि ये कोई भूत या जिन्न तो नहीं है। फिर जब 1-2 ने खाना चखकर देखा तो उन्हें अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगे,
हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आने से पहले ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी मजूरी कितनी हुई। मजूरी की बात सुनते ही मेरे मुंह से अचानक ये निकला कि आपने मुझे दुगनी मजूरी देने की बात कही थी। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ कहा तो था, मगर अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने कुछ सिक्के मेरी हथेली पर रख दिए और फिर पूछने लगे कि और भी देने हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कुछ सिक्के मेरे हाथ में और भी रख दिए। मैंने देखा कि वे सिक्के पुराने जमाने के थे। जब सिक्कों से मेरी मुट्ठी भर गई तो मैंने कहा, बस इतनी ही है मेरी मजूरी। उन्होंने कहा, तुमने बस कह दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, वरना हम तो इतने सिक्के तुम्हारी मुट्ठी में रख देते कि बोरियां भी भर जाती, मगर सिक्के खत्म ना होते। मैं उसकी इस बात पर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, ये मेरी मजूरी से कई गुना ज्यादा रकम है। मैंने जेब में सिक्के डाले और जाने को तैयार हुआ। तभी वह औरत कहने लगी, कुछ अपने हाथ का पका खाना भी लेते जाओ। और फिर उन्होंने एक थैले में खाना डालकर दे दिया। खाने को लेकर मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। तभी वहीं आदमी और औरत मेरे साथ भी चल दिए। मगर जब हम कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो वे कहने लगे, बस अब तुम्हें आगे अकेले ही जाना होगा, हमारी हद तो यहीं तक सीमित है। इतना कहकर वे वापस मुड़ गए और कब्रिस्तान के बीचों बीच वाले रास्ते पर गायब हो गए। मैंने जेब पर हाथ रखकर सिक्कों की तसल्ली की और खाने से भरा वजनी थैला कंधे पर रखा और फिर घर की तरफ चल पड़ा। मुझे तो बस खुशी इस बात की थी कि आज इतना ढेर सारा खाना भी मिला और सिक्के भी मिले, जो शायद मेरी एक महीने की कमाई के बराबर थे। जो मैं घर की ओर जा रहा था तो खाने के थैले का वजन बढ़ता जा रहा था। जब तक घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वह खाने का थैला इतना वजनी हो गया कि मुझसे तो उठाना भी मुश्किल हो गया। मैंने दरवाजे के पास जाकर थैला रखा और जोर जोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। मेरी बहन, जो अभी तक मेरे इंतजार में जाग रही थी, उसी ने दरवाजा खोला और गुस्से से कहने लगी, भाई समय तो देखो, तुमने आने में इतनी देर कैसे कर दी? बाबा कहाँ हैं? मैंने कहा, अरे अंदर तो आने दे, फिर बताता हूँ। और हाँ, ये दरवाजे के पास जो थैला रखा है उसमें खाना है, उसे भी अंदर लेती आना। जिनकी शादी थी उन्होंने ही खाना दिया है। फिर हम दोनों बहन भाइयों ने खाना उठाया और अंदर ले आए। तब तक माँ भी बाहर आ गई और पूछने लगी कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मैंने उन्हें सारी बात ब्यौरेवार समझा दी। जिन्होंने थैला भरकर खाना दिया था उनको मेरी माँ ने ढेरों दुआएं दी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि थैले से खाना निकालकर तू भी खा ले और मुझे भी दे दे। इतना कहकर मैंने अपने कमरे में ही कदम रखे थे कि मुझे मेरी बहन की चीख पुकार सुनाई दी। मैं जल्दी से वापस भागा तो देखा मेरी बहन बेहद डरी हुई थी और खाने का थैला भी उल्टा पड़ा था। उस थैले के बाहर गंदगी का ढेर लगा था। मेरी बहन कहने लगी, भाई जब मैंने इस थैले को खोला तो गंद ही गंद भरा था। मुझे बड़ा अचरज हुआ कि उन्होंने मेरे सामने ही मेरे द्वारा पकाया खाना इस थैले में डाला था और फिर ये गंदगी कैसे बन गई। जो कुछ हुआ उस पर हमें सख्त हैरानी थी। मेरी माँ ने फिर कहा कि वो लोग कौन थे? मैंने कहा, माँ लोग तो अच्छे थे मगर कुछ भयानक शक्लों वाले अजीबो गरीब आदमी थे। मेरी माँ बड़ी दुखी हुई और कहने लगी, ऊपर वाले का शुक्र है तुम सही सलामत घर आ गए। मुझे तो वे भूत प्रेत लगते हैं। तुम्हें अकेला नहीं आना चाहिए था। मैंने सब बताया। बाबा ने ही मुझे अकेले घर भेजने की जिद की थी। फिर भी मैं इतने सिक्के कमाए जाने पर बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद मैं बेफिक्री की नींद में सो गया। सुबह उठा तो पिछले दिन की बात रह रह कर याद आ रही थी। तभी मैंने जेब में हाथ डालकर सिक्के बाहर निकाले और ये देखकर मरने के बराबर हो गया कि सारे सिक्के पत्थर के टुकड़ों में बदल चुके थे। मैं रोने लगा। तभी माँ ने मुझे समझाया कि ऊपर वाले का शुक्र है कि तेरी जान बच गई। जरूर वहाँ कोई जिन्न या भूतों की बस्ती होगी। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि रात में अकेले सफर नहीं करते। फिर मैंने माँ की इस नसीहत को अपने पल्ले बांध लिया और उसके बाद
रात के समय कभी मैंने अकेले सफ़र नहीं किया। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।